बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं उसमें हमने एक डेफिनेशन दे दी थी। हमने बता दिया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हम किसे कहते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो थी उसमें हमने बताया था कि जिन रिएक्शंस के लिए जो अभिक्रिया का वेग है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो अभिकारक या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उन्हें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अभी खुला हुआ है कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं जो हैं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, या अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इंग्लिश में हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अगर हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका अभिक्रिया का जो वेग है ना, अभिक्रिया का जो वेग है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपकी स्क्रीन पे जो रिएक्शन खुली हुई है उसमें क्या है, देखिए ये ए उत्पाद बना रहा है। माना एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें ए जो है वो उत्पाद बना रहा है, ये रिएक्शन है ना। रिएक्शन क्या है? दैट ए फॉर्म्स प्रोडक्ट। ए जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, ये आपका रिएक्शन है। ए प्रोडक्ट बनाता है, तो इसके लिए हम ये बोले कि अगर ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो प्रारंभिक सांद्रता ए की है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? वो स्मॉल लेटर ए मोल पर लीटर है। देखिए इधर की साइड देखिए, ए मोल पर लीटर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए क्या है? कैपिटल लेटर ए क्या है? वो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है? स्मॉल लेटर ए है। आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ टाइम बीत चुका है, कोई रिएक्शन चल रही है जिसमें रिएक्टेंट कैपिटल लेटर ए है और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? वो स्मॉल लेटर ए है। आफ्टर टाइम टी यानी कुछ समय बीत चुका है, माना 5 सेकंड बीत चुके हैं, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्योंकि कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बनेगा, है ना, और वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? वो है एक्स मोल प्रति लीटर। यानी कि आफ्टर टाइम टी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है? एक्स है, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है? एक्स है। ये जो है वो एक्स है। और हम क्या देखते हैं कि जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ द रिएक्शन, जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ द रिएक्शन है, वो कैसे दिया जा सकता है? वो दिया जा सकता है dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो कंसंट्रेशन, है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि dx by dt, यानी dx by dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? रेट। dx by dt रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिक्रिया का वेग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, वो क्या है? k0। dx by dt इज इक्वल टू k0 इंटू a माइनस एक्स की पावर 0, ठीक है। ये हो गया आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है। फिर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि क्योंकि a माइनस एक्स नॉट जो है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 के। वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इधर की साइड देखिए आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a माइनस एक्स नॉट किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि कोई भी अगर ब्रैकेट के अंदर चीज है उस पर अगर 0 पावर चढ़ी हुई है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो देयरफॉर dx by dt यानी रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू k नॉट, है ना। dx by dt विल बी इक्वल टू k नॉट, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको हमने पहली इक्वेशन कह दिया। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी जब हम अवकलन कर रहे हैं तो अवकलित समीकरण होगा, और जब हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलित वेग समीकरण होगा। और हमारे सिलेबस में है समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि k0 क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर है। ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये जीरो ऑर्डर है, हम क्या करते हैं? हम करते हैं इसमें ये स्पेसिफाई करने के लिए कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम k के नीचे नॉट लगा देते हैं। तो 0 के dx
इज इक्वल टू के नॉट इंटीग्रेशन dt। अब इंटीग्रेशन कर दिया हमने। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम सारे का समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन में हमने क्या देखा कि जब हम dx का समाकलन करते हैं और के, क्योंकि कांस्टेंट है, के नॉट कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लिया और dt का समाकलन करते हैं तो हमारे पास समीकरण 2 आती है। ये है 2 समीकरण। ये जो 2 समीकरण है इसमें हम अगर x की जगह 0 रख दें और t की जगह भी 0 रख दें, है ना, जो दूसरी समीकरण है उसमें अगर हम यहाँ पर देखें कि हम x की जगह पे इक्वल टू 0 रख दें और जो t है t इक्वल टू 0 रख दें, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हम अगर x की जगह पे 0 रख रहे हैं और t की जगह पे 0 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? i इज इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू 0। अब ये आई नॉट क्या है? आई नॉट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं या समाकलन करते हैं तो उसके बाद एक कांस्टेंट या स्थिरांक आता है जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बताता है कि ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने जब x और t की जगह पे 0 रख दिया तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो समीकरण 2 जो है वो क्या रूप ले लेगा? समीकरण 2 और 3 से हमारे पास क्या आता है? दैट x इज इक्वल टू के नॉट t। ठीक है, ये जो फॉर्म है जिसमें हम बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू के नॉट टी, और हम इसमें लिख सकते हैं दैट के नॉट इज इक्वल टू x बाय टी। ये इक्वेशन क्या है? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमारे सिलेबस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हम क्या देखें? शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं? आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारे सिलेबस में आता है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? देखिए, जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनमें एक तो हमें जो रेट कांस्टेंट के है, ये जो रेट कांस्टेंट के है इसके बारे में हम देखेंगे। जो रेट कांस्टेंट के है इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी क्या यूनिट्स है। हम इन्हें इंडिविजुअल भी निकालेंगे और एक साथ कैसे निकालते हैं, कैसे आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी फिलहाल हम देखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के है वो उसकी यूनिट्स क्या है? वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है वो के की यूनिट है। उसके बाद हम देखें तो इसकी जो अर्ध आयु है, अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है वो क्या है? वो हम देखें तो वो है आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है वो है आपकी टी हाफ ए बाय 2k नॉट। ठीक है, ये हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये भी कैसे निकालते हैं? एक साथ में सबकी जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की एंड सेकंड ऑर्डर की, सबकी एक साथ निकाल के दिखा दूंगी। तो अभी हम देखें तो अर्ध आयु, पहली बात तो हम ये देखें कि अर्ध आयु जो है उसकी परिभाषा क्या होती है? वह समय जिसमें कि जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वह आधी रह जाए, है ना, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, वह समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है या फिर हाफ लाइफ कहलाता है ना। हाफ लाइफ या हाफ लाइफ किसे बोलते हैं? द टाइम टेकन बाय द reactants to remain half of the initial concentration is known as half life। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि एक ग्राफ यदि हम खींचना चाहें x वर्सेस t के बीच में, यदि हम ये कंसंट्रेशन ऑफ अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तो x, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इसमें हम x और t के बीच में अगर एक ग्राफ खींचना चाहते हैं तो वो क्या होगा? वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। x और t के वर्सेस हम जब ग्राफ खींच रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा? हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा, के की यूनिट्स देखी, और इसके साथ ही हमारा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो
खत्म होता है। और जो इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझाने वाली बात है कि हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, हम क्या कहते हैं के की यूनिट्स कैसे निकालेंगे, वो मैं लास्ट में आपको सारा एक साथ भी बता दूँगी।